नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में सुरक्षा गार्ड और इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, रेखा सरकार बांटेगी इलेक्ट्रिक हीटर। जो सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार 3000 से ज्यादा RWA सुरक्षा गार्ड और कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराएगी। इससे उन्हें ठंड से बचने के लिए लकड़ी, पत्ते या कूड़ा जलाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में संभागीय आयुक्त, DSIIDC, पर्यावरण विभाग और DPCC के अधिकारियों ने मिलकर हीटर वितरण की पारदर्शी प्रक्रिया तय की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने संभागीय आयुक्त को RWA का नए सिरे से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। सीएम रेखा गुप्ता ने देखी द बंगाल फाइल्स। बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर कही बड़ी बात। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री कपिल मिश्रा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा और दिल्ली के उपराज्यपाल की पत्नी संगीता सक्सेना के साथ द बंगाल फाइल्स देखी। उन्होंने कहा कि इसमें देश के विभाजन के समय बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की जानकारी दी गई है। काले इतिहास को छिपाने की कोशिश की गई। इस फिल्म के माध्यम से लोग, खासकर युवा, इस सच्चाई को जान सकेंगे। दिल्ली मेट्रो की रेड और येलो लाइन होगी स्मार्ट। DMRC ने उठाया बड़ा कदम। दिल्ली मेट्रो रेड और येलो लाइन पर सिग्नल समस्याओं को हल करने के लिए Alstom के साथ अनुबंध किया है। इस समझौते का उद्देश्य सिग्नलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह समझौता 6 साल के लिए है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये लाइनें क्रमशः 2002 और 2004 से चालू हैं। वर्तमान में सिग्नलिंग के लिए डिस्टेंस टू गो तकनीक का उपयोग किया जाता है। DMRC के निदेशक मनोज सिंगल और ATIL के निदेशक सचिन देवड़ा ने मेट्रो भवन में समझौते पर हस्ताक्षर किए। अवैध पार्किंग का धंधा चलाने वालों पर निगम दर्ज कराएगा FIR। अफसरों को जल्द कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी जोन कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में पार्षदों ने अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, कबाड़ियों के आतंक, अवैध मीट की दुकानों, पार्कों की खराब हालत के मुद्दा उठाया। सोमवार से निगम अधिकारी अवैध कबाड़ियों की दुकानों को सील करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही निगम शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच हर वार्ड में जाकर अतिक्रमण हटाएगा। भाजपा पार्षद रेणु चौधरी ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उन्होंने अवैध मीट की दुकान बंद करवा दी थी। 10 दिन बाद वह दुकान फिर खुल गई। पूछने पर अधिकारी कह रहे हैं कि वे इसकी जांच कराएंगे कि यह कैसे खुली। दिल्ली खजूरी चौक पर जाम से मिलेगी राहत। अब इस रूट से गुजरेंगी DTC बसें। जब पूर्वी दिल्ली के खजूरी चौक पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए DTC बसों को फ्लाईओवर से गुजारने का फैसला लिया गया। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इससे चौक पर जाम कम होगा और यात्रियों का समय बचेगा। कुछ रूटों में बदलाव किया गया, लेकिन बस स्टॉप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। डूसू चुनाव के लिए NSUI का घोषणा पत्र जारी। महिला सशक्तिकरण पर जोर और कई बड़े वादे। जी हां, NSUI ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 2 घोषणा पत्र जारी किए हैं। एक महिला छात्रों और दूसरा अन्य छात्रों के मुद्दों पर केंद्रित है। महिला घोषणा पत्र मासिक धर्म, अवकाश और सुरक्षा जैसे मुद्दे हैं, जबकि छात्र घोषणा पत्र में शुल्क वृद्धि का विरोध और बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे वादे शामिल हैं। NSUI प्रत्याशियों ने सभी पदों पर जीत का संकल्प लिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए NSUI प्रत्याशियों ने भारतीय संविधान की प्रति हाथ में लेकर चारों पदों पर जीत का संकल्प लिया। अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी ने कहा कि लंबे समय बाद किसी महिला प्रत्याशी को अध्यक्ष पद का मौका मिला है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में NSUI के गंभीर प्रयासों का प्रमाण है। यमुना से गाद हटाने के लिए NGT से इजाजत मांगे जल बोर्ड। दिल्ली सरकार ने जताई चिंता। यमुना नदी में अतिक्रमण और गाद के कारण जल धारण क्षमता आधी रह गई है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। 1978 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर जल स्तर 207.49 मीटर था, जबकि 2023 में कम पानी छोड़ने पर भी जल स्तर अधिक रहा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समितियों ने चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला है। दिल्ली को जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान। पुरानी योजना से इतने गुना बेहतर। दिल्ली में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए PWD ने नया ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया है। यह 17 मिलीमीटर प्रति घंटा तक की बारिश में भी जल निकासी कर सकेगा, जबकि पुराना प्लान केवल 25 से 30 मिलीमीटर तक ही सक्षम था। इस योजना में मौजूदा नालों और जलाशयों को एकीकृत किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखा जाएगा और बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल होगा।
दिल्ली के करोल बाग जोन के स्कूलों में अनियमितता उजागर, अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली नगर निगम ने समितियों के गठन के बाद निगरानी बढ़ने से करोल बाग जोन के स्कूलों में अनियमितताएं उजागर हुई है। मैं शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खरखड़ी ने निरीक्षण में पाया कि शिक्षक हाजिरी लगाकर गायब थे और स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था खराब थी। निगम ने लापरवाह शिक्षकों और अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। डीयू में खाली सीटें भरने के लिए ओपन मॉप अप राउंड कराने की तैयारी, पीएचडी कोर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने स्नातक पाठ्यक्रमों में खाली सीटों को भरने के लिए कुलपति को ओपन मॉप अप राउंड आयोजित कराने की अधिकार दिया। फिजिकल एडमिशन के जरिए दाखिले का मौका मिलेगा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी। पीएचडी पाठ्यक्रम में 2025-26 से एकरूपता लाई जाएगी, जिसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रेखा सरकार ने झुग्गीवासियों को दिया बड़ा तोहफा, डीडीए साल के अंत तक बांटेगा 700 फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कठपुतली कॉलोनी परियोजना का नाम बदलकर प्रगति अपार्टमेंट कर दिया और दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 700 फ्लैट इस साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। यह जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत डीडीए की पहली इन सीटू परियोजना है, जिसमें झुग्गीवासियों के लिए 2800 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। यह झुग्गी बस्ती 1960 से 70 के दौरान बसी थी। राजस्थान के कठपुतली कलाकार, नर्तक, गीतकार, जादूगर आदि यहां आकर बस गए। इसके बाद दूसरे राज्यों से भी लोक कलाकार यहां आकर बस गए। 1980 में ब्रिटेन में आयोजित भारत महोत्सव के कारण कठपुतली कॉलोनी के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पीएम मोदी 25 सितंबर को दिल्ली में करेंगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन, कई दिग्गज होंगे शामिल। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम भारत को फूड हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन में दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज और उद्यमी शामिल होंगे। चिराग पासवान ने तैयारियों का जायजा लिया। लगाए जाएंगे नए बिजली मीटर, विभाग ने काम भी कर दिया शुरू। यमुना में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी हो रही है और वे किराए पर कमरे में लेने को मजबूर हैं। प्रशासन की मदद न मिलने से लोगों में नाराजगी है और वे खुद की सफाई में जुटे हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। बिजली विभाग ने स्थानीय लोगों की समस्या को देखते हुए यमुना बाजार में करीब 300 नए मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। घाट नंबर 27 पर मीटर लगाने का कार्य शुरू हो गया, लेकिन कई घाटों तक कीचड़ और गाद के कारण पहुंचना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में अब यहां भी खुलेंगी शराब की दुकानें। नई आबकारी नीति में बियर पीने की उम्र में भी हो सकता है बदलाव। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति पर विचार कर रही है, जिसमें बियर पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य आबकारी राजस्व बढ़ाना है, क्योंकि वर्तमान में युवा एनसीआर के शहरों में शराब खरीदने जाते हैं। नई नीति में पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने और ब्रांड प्रचार नियमों को बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। इस समय की आप सरकार के प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा, मगर अब दिल्ली की सत्तासीन भाजपा सरकार केवल बियर पीने वालों के लिए उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर विचार कर रही है। वहीं आने वाले समय में दिल्ली में उपलब्ध स्थान वाले पेट्रोल पंपों पर भी शराब की दुकानें खुलेंगी। एक सप्ताह में विकास कार्यों की रिपोर्ट करें अपलोड, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा किसी काम में देरी बर्दाश्त नहीं। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई और लंबित कार्यों की रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान शामिल होंगे। अधिकारियों को जनता की बुनियादी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए कहा गया। उन्होंने विकास कार्यों के लिए समन्वय पर जोर दिया। यह आदेश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के समीक्षा बैठक में दिए। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी कि डूसीब के लिए 10 से 16 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया और सभी कार्य अब ई फाइल प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर होगा इन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, दिल्ली सरकार ने की तैयारी। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार 15 परियोजनाओं का शुभारंभ करेगी। कार्यक्रमों की शुरुआत कर्तव्य पथ पर रक्तदान शिविर से होगी, जिसका लक्ष्य 1000 यूनिट रक्त एकत्र करना है। गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में इन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मंगलपुरी का ट्रामा सेंटर मुख्य है। यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े का हिस्सा है। बता दें कि इंडिया गेट के पास आयोजित इस शिविर का
उद्देश्य 1000 यूनिट रक्त एकत्र करना है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। यह प्रदर्शनी दिल्ली में मोदी सरकार की विकास संबंधी पहलों पर आधारित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री 17 सितंबर की शाम को 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 अस्पताल ब्लॉक सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें मंगोलपुरी में तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर भी शामिल है। अवैध पार्किंग का धंधा चलाने वालों पर निगम दर्ज कराएगा एफआईआर, अफसरों को जल्द कार्रवाई के निर्देश। जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और कबाड़ियों के आतंक जैसे मुद्दे उठाए गए। अधिकारियों को अवैध कबाड़ियों की दुकानें सील करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। अवैध मीट दुकान और अवैध डेयरियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पार्षदों ने सफाई के लिए संसाधनों की कमी का मुद्दा भी उठाया और चेयरमैन ने अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली में इस जगह डांडिया नाइट के साथ जैन मेले की शुरुआत, प्रतिभाशाली बच्चों को मिल रहा है ये मौका। जब पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुम्मा में जैन मेले का शुभारंभ हुआ, पहले दिन जैन प्रतिभा सम्मान समारोह में 70 प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। डांडिया नाइट में मोहित खन्ना जैसे गायकों ने समा बांधा। में जैन युवा क्लब के गौरव जैन ने बताया कि 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। विधायक संजय गोयल ने सीवर लाइन निर्माण की बात कही। इस साल दिल्ली में दुर्गा पूजा के लिए बन रहे खूबसूरत पंडाल, इन जगहों पर होंगे बंगाल की संस्कृति का दीदार। दिल्ली में दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। इस साल पंडालों को खास थीम पर सजाया जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल की लुप्त होती यात्रा, नाट्य शैली और दक्षिणेश्वर काली मंदिर की थीम प्रमुख है। पंडालों को भव्य रूप देने के लिए कोलकाता से सजावट का सामान मंगवाया गया और पश्चिम बंगाल के कारीगरों को विशेष रूप से बुलाया गया। में आरामबाग दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अभिजीत के बॉस और अध्यक्ष इंदर अनिल सरकार ने बताया कि यात्रा में इस्तेमाल होने वाली सभी ऐतिहासिक चीजों को पंडाल के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए बनाए जा रहे मंच को यात्रा नाट्य का रूप दिया जा रहा है। अब मोबाइल दिखाएगी एम्स में रास्ता, हेल्थ मिनिस्टर नड्डा ने एम्स दिशा ऐप लॉन्च किया। दिल्ली के एम्स में अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर, लैब, फार्मेसी, बिलिंग काउंटर और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को एक मोबाइल ऐप एम्स दिशा लॉन्च किया, जिससे मरीजों, आगंतुकों और कर्मचारियों को अस्पताल में आसानी से रास्ता खोजने में मदद मिलेगी। ग्रेटर नोएडा में चला बुलडोजर, खाली कराई गई 226 करोड़ रुपए की जमीन। ग्रेटर नोएडा में यमुना विकास प्राधिकरण की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। ईडा ने शुक्रवार को अपने इलाके में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। लोगों ने पक्के मकान बनाकर एक बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था। टीम ने इन निर्माणों को गिराकर 226 करोड़ रुपए की जमीन को खाली कराया। दिल्ली को जलभराव की समस्या से मिलेगी मुक्ति, सरकार ने पीडब्ल्यूडी के मास्टर प्लान को मंजूरी दी। दिल्ली को लंबे समय के लिए जलभराव की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। रेखा गुप्ता सरकार ने वर्षा जल निकासी से जुड़े लोक निर्माण विभाग के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के प्रति अनुकूल बनाना है। बता दें कि एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1976 की जल निकासी योजना के बाद यह पहला बड़ा प्रयास है। लगभग 5 दशकों में दिल्ली के भूमि उपयोग में भारी बदलाव आया है। इस वजह से बार बार जल भराव और नालियों का ओवरफ्लो होना देखा गया। नई योजना आधुनिक इंजीनियरिंग और पारिस्थितिकी समाधानों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है। बाबा कसम, मार्केट को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के बीजेपी एमएलए ने लोगों को धमकाया। आम आदमी पार्टी ने शेयर किया वीडियो। आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं ने दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार चौहान का एक वीडियो शेयर करते हुए उन पर अपनी विधानसभा के व्यापारियों को धमकाने का आरोप लगाया। पार्टी नेताओं ने भाजपा विधायक का जो वीडियो शेयर किया उसमें चौहान मार्केट में लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें नए संजय गांधी ट्रामा सेंटर के उद्घाटन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कह रहे हैं। साथ ही यह भी कह रहे हैं कि अगर उद्घाटन के मौके पर इलाके के सभी लोग नहीं पहुंचे तो मैं पूरा का पूरा कतर मार्केट उजाड़ दूंगा। उन्होंने कसम खाते हुए मार्केट को खत्म करने की धमकी दी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद ताज पैलेस को मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप। दिल्ली में स्कूलों और हाईकोर्ट में बम धमकाने की धमकी के बाद अब दिल्ली के ताज पैलेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ताज पैलेस को धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू कर दी। जांच के बाद बम निरोधक दस्ते को ताज पैलेस परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर इसे अफवाह घोषित कर दिया गया। हालांकि इस मामले की जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले की तलाश की जा रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के पास एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, सक्रिय गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार।
दिल्ली में बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोडारा और वीरेंद्र चरण गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आजादपुर मंडी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस पर 3 गोलियां चलाई, वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट ने पुलिस की जान बचा ली। जवाबी फायरिंग में बदमाश अंकित घायल हो गया, जो कि हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। पुलिस की टीम ने उसे मौके से दबोच लिया। पुलिसकर्मी को भी झड़प में सिर पर चोटें आई है। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बार सिर्फ कॉलेजों और अगले साल डूसू चुनाव में झोंकेंगे ताकत, आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एएसएपी का बड़ा फैसला। आम आदमी पार्टी के छात्र इकाई एसएफ ने इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। यह निर्णय एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एसएफ का मानना है कि छात्र राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना या जीतना नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सही मंच पर उठाकर उनका समाधान करना है। एनएसयूआई ने जारी किए 2 घोषणा पत्र, छात्रों की सुरक्षा और मासिक धर्म अवकाश पर खास फोकस। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव को लेकर शुक्रवार को नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने अलग अलग 2 घोषणा पत्र जारी किए। एनएसयूआई ने इस बार छात्राओं के लिए अलग से विशेष घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सुरक्षा से लेकर मासिक धर्म के लिए अवकाश सहित छात्राओं से जुड़े 5 प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया। वहीं मुख्य घोषणा पत्र में छात्रों से जुड़े 11 मुद्दे शामिल किए गए। एनएसयूआई का कहना है कि छात्रों के सुझाव से घोषणा पत्र को तैयार किया गया है और इस बार सभी सीटें जीतेंगे। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी, उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल झांसला और संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लवकुश भड़ाना ने हाथों में संविधान की किताब लेकर डूसू के चारों पदों पर जीत का दम भरा। खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा, पाकिस्तान के साथ मैच पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल ने पूछा क्या इसमें भी ट्रंप। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित क्रिकेट मैच के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारद्वाज ने कहा खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारी बहनों की मांग का सिंदूर मिटाने वालों के साथ क्रिकेट मैच खेला जाए। हम इसका कड़ा विरोध और बहिष्कार करते हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने विरोध स्वरूप पाकिस्तान क्रिकेटर का एक पुतला भी फूंका। सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को क्रिकेट मैच का विरोध करते हुए कहा हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। पहलगाम आतंकी हमला था, मैं चुन चुनकर आतंकियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। यही पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने हमारी विधवा हुई बहनों के बारे में भद्दे कमेंट किए। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है। हमारी सरकार कहती थी कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। वाटर और टेररिज्म टो और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो कैसे क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे चल सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।